Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 मार्च 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है न्योरा वैली नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है इंडिया की एक बॉडी है, इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये एनआईएफ है एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंडर में आती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये एनआईएफ है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि क्या करता है, हमारी जो हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है इंडिया के प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, जो कि बेसिकली यहाँ पर कोलैबोरेट की गई हैं हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में, उसको मजबूती देने का ये काम करता है। तो बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में कई सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, जिसको प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा रेलिवेंट वीडियो होगा, आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन अभी डिस्कशन की शुरुआत करेंगे उससे पहले जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक, मालदीव्स और चाइना के खिलाफ भारत का एक सबसे बड़ा कदम। वो सबसे बड़ा कदम क्या है, लक्षद्वीप में दोस्तों बनाया जा रहा है एक नेवल बेस जिसका नाम है आईएनएस जटायु। ठीक है, रामायण वाले जटायु की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो आईएनएस जटायु नेवल बेस तैयार होगा, आखिरकार क्यों हम इसको तैयार कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ये सब कुछ जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे इकोनॉमिक टाइम्स उठाओ या बाकी कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, सभी जगह पर आईएनएस जटायु की चर्चा दोस्तों हो रही है। ये टॉपिक आप देख पाओगे, इंडियन नेवी टू कमीशन न्यू बेस आईएनएस जटायु इन लक्षद्वीप नेक्स्ट वीक। तो अगले ही सप्ताह इसकी शुरुआत होगी। कहाँ पर, अब आपको पता होगा लक्षद्वीप कोई एक आइलैंड नहीं है, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स का पूरा ग्रुप है। उसमें स्पेशली जो मिनिकॉय आइलैंड नाम का एक छोटा सा एटॉल है, वहाँ पर इस पर्टिकुलर नेवल बेस को तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात हो रही है लक्षद्वीप की। तो आपको पता है पिछले कई महीनों से लक्षद्वीप लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। रीज़न क्या था, प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप विजिट करते हैं, जिसके बाद चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। लोगों ने यहाँ पर मालदीव्स का बॉयकॉट करना भी स्टार्ट किया था, क्योंकि मालदीव्स की कई सारी हरकतें इस तरीके से थी, बिल्कुल एंटी इंडिया स्टांस लेकर चल रहा था। प्रो चाइना सरकार आज के समय पर मालदीव्स के अंदर में इस्टेब्लिश हुई हुई है। तो वो भी यहाँ पर एक रीज़न बन गया कि हमें लक्षद्वीप को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में लक्षद्वीप का टूरिज़्म यहाँ पे हमें आगे बढ़ाने को कह सकते हो कि बहुत फ़ायदा भी मिलेगा आगे बढ़ाने से। रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इवन यहाँ पर बताया जाता है, आप आर्टिकल्स देखोगे या फोटोज़ देखोगे तो लक्षद्वीप और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको नज़र आएगा। फिलहाल के लिए हम लोकेशन देखते हैं और जो पूरा ये न्यूज़ अपडेट आया है ये किस चीज़ के बारे में ये जानते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों ये इंडिया का मैप हो गया, नीचे यहाँ पर श्रीलंका आपको दिखेगा। ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर ये मालदीव्स है, ठीक है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। मालदीव से ऊपर यहाँ पर ये लक्षद्वीप है। ठीक है, अब लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार आइलैंड भी भारत का हिस्सा है। कई बार हम मैप ड्रॉ करते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप को हमेशा छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। नहीं, ये भी यहाँ पर इंडिया का ही पार्ट है। तो लक्षद्वीप की जब बात करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे कावरती
उसके अलावा जो सबसे सदर्न मोस्ट पे है, यानी कि बिल्कुल साउथ में, जो सबसे ज़्यादा साउथ में आइलैंड है लक्षद्वीप का, वो है मिनिकॉय। ठीक है, ये छोटा सा एटोल आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर एक नया नेवल बेस तैयार किया जा रहा है। और अगर आप मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में डिस्टेंस देखोगे, यहाँ पर ये है पूरा लक्षद्वीप, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स। यहाँ पर ये मालदीव्स है, इसमें भी कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग अप्रॉक्स 750 किलोमीटर के आसपास का है। 750 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव्स लोकेटेड है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी मैंने यहाँ पर इसके बारे में आपको समझा दिया। यहीं पर एक नया नेवल बेस रेडी किया जा रहा है, जहाँ पर हमारे नेवी के जो हेलीकॉप्टर हैं या लड़ाकू जहाज़ हैं उसको हम यहाँ पर तैनात कर सकेंगे। वो बेसिकली लक्षद्वीप के ऊपर थोड़ी निगरानी भी रख सकेगा। क्यों रखनी है निगरानी वो भी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले क्या लक्षद्वीप में हमारा कोई अभी तक नेवल बेस नहीं है? जब लक्षद्वीप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ऑब्वियस सी बात है इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पोजीशन आपको ये देखने को मिलती है जस्ट मालदीव्स के पास में। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में कोई ऑलरेडी नेवल बेस नहीं है? दोस्तों है, हमारे पास में बेसिस बने हुए हैं। तो लक्षद्वीप के अंदर आपको 4 बेस देखने को मिल जाएंगे। एक INS मिनिकॉय में, फिर INS एंड्रोट के अंदर, INS बित्रा में, देन उसके बाद INS जटायु मिनिकॉय में। तो मिनिकॉय में ही यहाँ पर INS जटायु तैयार किया जा रहा है, ध्यान रखना है। ये एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये लक्षद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। सवाल यह है कि हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्यों आखिरकार हम मालदीव्स के ऊपर नज़र रखने की कोशिश भी कर रहे हैं? रीज़न ये है, मालदीव्स के अंदर आज के समय पर जो सरकार है वो है मोहम्मद मुइज़्ज़ू की। मोहम्मद मुइज़्ज़ू बेसिकली प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। ठीक है, प्रो चाइना के प्रति इतना, मतलब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल से देखोगे तो जैसे यहाँ पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट बनते हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स वगैरह दे के, इवन यहाँ पर इनका जो पूरा इलेक्शन का कैंपेन था उसमें भी यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन चला रखा था कि भारत की जो मिलिट्री है उसको ये मालदीव से बाहर निकालेंगे। अब वो सब कुछ तो साइड में करो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर इलेक्शंस हुए उसके बाद में जब ये प्रेसिडेंट बने तो इंडिया आना चाहिए था, लेकिन इंडिया की बजाय यहाँ पर ये जाते हैं चाइना, और चाइना के साथ साथ टर्की। बहुत सारे अलग अलग अग्रीमेंट साइन करे गए चाइना के साथ में। आप देख पाओगे अभी रिसेंट का फोटो है, यहाँ पर ये है मालदीव्स के प्रेसिडेंट, ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ, ये मालदीव्स प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ये गए ना, थोड़ा और डेट लिया और उधार लिया। अब चाइना ने अपना जो उधार है मालदीव्स के ऊपर में वो भर भर के इंक्रीज कर रखा है, बढ़ा रखा है। आप ये कह सकते हो कि मालदीव्स जो है वो चाइना के उधार तले दब चुका है। इसको लेकर सभी जगह पर चर्चाएं हुई हैं, चाहे आप हमारे देश का मीडिया देखोगे या इंटरनेशनल मीडिया देखोगे। आप ये इमेजिन करो, ये देख पाओगे CNBC का डेटा है कि 1.37 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। इतने बिलियन डॉलर एंड काउंटिंग अभी भी यहाँ पर लगातार चाइना मालदीव्स को उधार देता चले जा रहा है। क्या ये चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जहां पर वो उधार में अपने किसी भी कंट्री को फंसा लेता है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर उससे काम करवाता है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह सकते हो। इवन ये तो टॉपिक्स आपने देखे सब, अमेरिका भी इसकी चर्चा कर रहा है। ये जो आर्टिकल आप देख पा रहे हो ये वॉइस ऑफ अमेरिका का है। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि मालदीव्स के ऊपर चाइना का उधार 1.37 बिलियन US डॉलर्स का है। और इवन मालदीव्स की अगर पूरी इकॉनमी देखोगे तो मालदीवियन GDP जो उनका पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो $5 बिलियन के आसपास की है। अब $5 बिलियन में इतना रुपया तो यहाँ पर ये सीधा क्या कर रहे हैं, डेट ले रहे हैं। और वैसे इस $5 बिलियन में इन्होंने बहुत सारा उधार लिया है, बहुत सारा डेट लिया हुआ है। तो बताया जाता है मालदीव्स पूरे देश का जो पब्लिक डेट है, पूरे देश का जो यहाँ पर उधार, ये जो कर्ज लिया है वहाँ की सरकार ने, इसका 40% जो कर्ज है वो सीधा दोस्तों यहाँ पर चाइना से गया हुआ है। ये डेटा सीधा वर्ल्ड बैंक का डेटा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस आर्टिकल के तहत, क्या ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर में मालदीव्स को फंसा रहा है। और सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि आप ये आर्टिकल देखो, 7 फरवरी का आर्टिकल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। पिछले ही महीने दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बीच में आया, दुनिया भर को सपोर्ट करने वाला देश। जब कोई दुनिया भर की कंट्रीज अगर आर्थिक अपनी स्थिति में बिगड़ जाती हैं तो उनको सपोर्ट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लोग यहाँ पर इनसे लोन लेते हैं, उधार लेते हैं अलग अलग कंट्रीज। हुआ क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दोस्तों मालदीव्स के फॉरेन डेट क्राइसिस को लेकर एक वार्निंग भी जारी कर दी है।
क्योंकि अभी हाल ही में जैसे इन्होंने चाइना से एक बोरोइंग की, जैसे उधार लिया, तुरंत आईएमएफ ने यहाँ पर इनको वार्निंग भी प्रोवाइड करवा दी। तो अब क्या है, सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि चाइना का जो एक रोल है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर में भी चाइना का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है, श्रीलंका में चाइना का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है, उसी प्रकार से मालदीव्स के अंदर चाइना अपने आप को पूरी तरह से पसार ना सके वैसे पसार चुका ही है। तो चाइना क्या कर रहा है मालदीव्स में, चाइना की हरकतें क्या हो रही हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए लक्षद्वीप में हमारे पास ये नेवल बेस होना ज़रूरी है, ताकि इंडिया अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जो ये चाइना की पूरी रणनीति है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जाए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया, मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए, इस पूरी रणनीति को फेल करने के लिए लक्षद्वीप में दोस्तों यहाँ पर एक पूरा नेवल बेस रेडी किया जा रहा है, जो कि जल्द ही ओपन किया जाएगा। नाम ध्यान रखना, INS जटायु। क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में शायद सेकंड या थर्ड पेज पर यह आर्टिकल मेंशन्ड है। बात की जा रही है केंद्र सरकार की जो एक स्कीम है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, वो ग्रुप्स के लिए जो स्कीम लेकर आई गई है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि ट्राइबल ग्रुप्स का डेटा ही आपके पास में नहीं है, तो आप स्कीम कैसे लागू कर पाओगे? आपको यही नहीं पता आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ कहाँ पर है, तो आप कैसे उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा पाओगे? उसको लेकर एक पर्टिकुलर डेटा है, आओ मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है आज के अखबार का है। अब इस आर्टिकल की कुछ रेलिवेंट कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, आपने सुना भी होगा PM जनमन के बारे में। इस साल लगभग ये 2 से 3 बार चर्चाओं में रह चुकी है। PM जनमन की फुल फॉर्म है PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जो दोस्तों हमारे देश में आदिवासी ग्रुप है, स्पेशली PVTGs, ध्यान रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं आपको समझाऊंगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। PVTG वो ग्रुप है जिसमें कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटियां हैं, ठीक है, आदिवासियों के अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि बहुत खतरे में है। खतरे में कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं, है ना, डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह जा चुके हैं। तो उनका एक पूरा का पूरा लिस्ट बना रखा है, वो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उनको अगर कैसी कंडीशन से कोई यहाँ पर ग्रुप गुजर रहा है तो उनको इसी लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो आज हमारे देश में टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। सभी लोगों ने पता होना चाहिए, ये बात रेलिवेंट है। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि भाई इन ग्रुप्स में कितने लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना और भी बहुत सारे यहाँ पर फायदे प्रोवाइड करवाने की बात की गई है इस स्कीम में। लेकिन आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जब आपके पास में डेटा ही नहीं है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की, क्योंकि आपने सर्वे किया 2-3 बार, हमेशा अलग अलग डेटा आया। एक बार आपका एस्टिमेशन दिया गया 28 लाख है, फिर एक बार 36 लाख, एक बढ़ के फिर 44 लाख हो गया। तो अभी आप इसके ऊपर और भी रिसर्चेस करोगे, आपने और भी सर्वे करने के लिए बोल दिया है कि भैया और भी बहुत सारे सर्वेज होंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगा, जिसके बाद हम इस स्कीम को और बड़ी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई है, कई सारे यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को जो इसमें लोग हैं उनको यहाँ पर घर वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं। बट इसको आगे बड़े लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है, और बड़े लेवल पर ले जाने के लिए हमारे पास में इनका एक प्रॉपर डेटा होना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, ये बात इसमें बोली गई। लेकिन अब दोस्तों ये क्या है, ये आपका केवल और केवल एक न्यूज़ आर्टिकल है, ये एक चर्चाएं हो रही हैं, खबर आई है अखबार के अंदर में। लेकिन आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका एक सबसे अच्छा यही है कि आपने खबर पढ़ा, खबर पढ़ने के बाद में इसको सिलेबस से मैच करने की कोशिश करो। इसमें से सिलेबस में से क्या लिंक हो पाएगा? इस आर्टिकल से इकलौती चीज़ आपके लिए रेलिवेंट है, वो है PM जनमन स्कीम, ये क्या है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इस अभियान के साथ साथ ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं। यही 2 रेलिवेंट चीज़ें निकल कर आती हैं जो आपने पता होना चाहिए, जहाँ से प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में बन सकता है। चलिए, अब उतना परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इधर उधर भागने की या ढूंढने ढांडने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पर हर चीज़ आपको मिल रही है। तो अब बात आती है इस PM जनमन के बारे में। तो ये बहुत पुराना अभियान है, हमारी सरकार ने नवंबर 2023 में बात की जा रही है, तो पिछले साल नवंबर 2023 में ही इस अभियान को अप्रूवल दिया और बोला कि 24,104 करोड़ रुपया हम खर्चेंगे
और इस 24,000 करोड़ में से सेंट्रल गवर्नमेंट 15,336 करोड़ देगी और जो हमारी राज्य सरकार है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वो लगभग 8,768 करोड़ खर्चेगी। तो ये जो पैसा खर्चा जाएगा ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रहन सहन को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा जाएगा। सवाल यह है कब तक खर्चा जाएगा, तो टारगेट रखा है 2025-26 तक। अभी हम 2024 में, तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर में ये अमाउंट खर्चने की बात की गई। सवाल यह है क्या केवल इसमें घर ही प्रोवाइड करवाने की बात की गई है? नहीं दोस्तों, अलग अलग मंत्रालय के बेसिस पर या उनकी मदद से जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। तो इन ट्राइबल ग्रुप्स को पक्का घर प्रोवाइड करवाने का प्रोविज़न है, पक्की रोड्स, कनेक्टिंग रोड्स, वाटर सप्लाई, कम्युनिटी वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स प्रोवाइड करवाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स, एजुकेशन स्किलिंग, आंगनवाड़ी सेंटर, मल्टीपर्पज़ सेंटर। इस प्रकार से हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है ताकि जो हमारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, स्पेशली पीवीटीजीज हैं, उनके डेवलपमेंट के ऊपर में हम एक प्रॉपर फोकस कर सकें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर एक और प्रश्न आता है, सर पीवीटीजी के ऊपर इतना स्पेशल फोकस किया जा रहा है, कौन है पीवीटीजीज? अब आओ इनके बारे में समझते हैं। पहले थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लो दोस्तों। जिसको आज हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जान रहे हैं, यही नाम एक समय पर केवल और केवल प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से हुआ करता था। 1973 में एक कमीशन आया, धेबर कमीशन, और उस कमीशन ने यहाँ पर एक सेपरेट कैटेगरी को क्रिएट किया कि भाई ऐसी पीवीटीजी को बना दिया इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। और इसमें कौन से ग्रुप को ऐड किया गया? ट्राइबल ग्रुप्स में जो भी यहाँ पर ऐसा समुदाय है जो बहुत पीछे रह जा चुका है, उनको यहाँ पर इस ग्रुप में ऐड कर दिया गया। और साल 2006 में सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर सीधा पीवीटीजी कर दिया कि भाई इसको पीटीजी नहीं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी बोलेंगे। और धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐड होते चले गए। और अगर आज देखोगे तो आज हमारे देश के अंदर में 75 ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा ग्रुप्स ओडिशा के अंदर में देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में हम किसी ग्रुप को ऐड करते हैं इस लिस्ट के अंदर में, तो उसके लिए क्या देखा जाता है? तो पहली चीज़ देखी जाती है कि भैया उस ग्रुप के अंदर में जो आदिवासियों की जनसंख्या है वो घट रही है। ठीक है, उनमें लिटरेसी रेट कम है, अभी उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, बहुत पीछे रह जा चुके हैं, लिखना नहीं आ रहा है ना, अभी भी यहाँ पर पुराने तरीके से जी रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर उनको एक पीवीटीजी ग्रुप के इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। क्लियर? नाउ ये देखो, यूपीएससी ने 2019 में यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया था पीवीटीजी को लेकर कि भैया पीवीटीजी को लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट से बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो ये पीवीटीजीज हैं ये हमारे देश में 18 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। सेकंड कि भाई एक रुकी हुई पॉपुलेशन या गिरती हुई पॉपुलेशन एक मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम किसी ग्रुप को पीवीटीजी का स्टेटस दे सकते हैं। थर्ड कि भाई हमारे देश में टोटल 95 पीवीटीजी हैं। फोर्थ, इरूलर और कोंडा ट्राइब भी यहाँ पर पीवीटीजी की लिस्ट में है। अगर आप देखोगे तो थर्ड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हमारे देश में 95 नहीं 75 पीवीटीजी हैं, और 75 को देखते हुए अगर आप थर्ड देखोगे तो थर्ड इसमें भी है, सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है। तो बचा कौन सा? सी वाला। तो थर्ड वाला हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो आप देख पाओगे 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सॉरी, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, ये अखबार का आर्टिकल डिस्कस किया, लेकिन ये आर्टिकल केवल इनफ नहीं रहेगा, इसके पीछे का ये बैकग्राउंड जो डेटा है ऐसा आपको हर एक आर्टिकल में दिया जाएगा। वो सारा बैकग्राउंड डेटा लिखने बैठोगे घंटों लग जाएंगे। तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन है, बिल्कुल एक रेडीमेड नोट्स का पीडीएफ आपको दोस्तों तैयार करके दिया जाता है, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, यानी कि जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। तो आपकी जो झंझट है ना वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप में ये पीडीएफ तो अवेलेबल होंगे, लेकिन सारा कंटेंट सिक्योर भी है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, पिछले सारे कंटेंट भी मिलेंगे। और अगर आप आज ग्रुप ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं है केवल आज से मिलेगा, पुराना सारा पीडीएफ भी मिलेगा, डेट वाइज पड़ा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा पूरा। आपको खुद भी लगेगा कि यार मेरा अमाउंट तो हो ही गया है रिकवर, लेकिन बेनिफिट्स उसके बावजूद भी आपको मिलते रहेंगे।
अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से रहती है कि प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा रोज़ाना का एक छोटा सा टारगेट होता है। चलिए इस वाले आर्टिकल को थोड़ा रुक कर डिस्कस करेंगे। ये भी आज के अखबार में है, 3rd पेज नंबर पर यहाँ पर ये वाला आर्टिकल मेंशन्ड है, लेकिन थोड़ा रुक कर डिस्कस करेंगे क्योंकि कल ही हमने इसकी चर्चा की हुई है। उससे पहले ये जान लेते हैं आज के अखबार में जो हमारा इकोनॉमी का पेज है दोस्तों, वहाँ से इस वाले आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। बात की जा रही है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फरवरी के महीने का ग्रो हुआ है, यानी 56.9 तक पहुँच गया है ये स्कोर। अब होता यहाँ पर यह है कि जब भी आपको पता है एक नया महीना शुरू होता है, भैया फरवरी का महीना यहाँ पर आप कह सकते हो कि ख़त्म हो गया, अभी मार्च का महीना शुरू हुआ, आज 2 मार्च है। तो जैसे ही नया महीना शुरू होता है पिछले महीने का सारा डेटा आना शुरू हो जाता है। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे पिछले महीने जीएसटी का कलेक्शन क्या रहा, वो भी आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है फ्रंट पेज पर, वो अभी आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद भाई हमारा पिछले इस महीने इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो की हैं वो यहाँ पर डेटा है, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फरवरी के महीने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितनी थी वो कैसे ग्रो की हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति क्या थी, वो स्थिति यहाँ पर ये हर महीने रिलीज होने वाला परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बताता है, जिसको हम पीएमआई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फरवरी के महीने में जो पीएमआई का स्कोर है वो 56.9 आया है, यानी कि पिछले महीने जो मैन्युफैक्चरिंग थी हमारे देश में वो बड़ी है। सिंपल सी बात। अब ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है दोस्तों, इस इंडेक्स का मेन मकसद ये होता है, पहली बात ये इंडेक्स में कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है। ये एक ऐसा सर्वे है जहां पर बिजनेसेस में, कंपनीज में जाकर पूछा जाता है, उनके डेटा रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, चेक किया जाता है कि आपके पिछले महीने में इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कैसी थी, इस महीने कैसी है, तो उन दोनों को कंपेयर करके ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। कहोगे इतना करने की क्या ज़रूरत है, इस इंडेक्स की हमारा मेन पर्पस क्या होगा, तो पर्पस यह है कि भैया बिजनेस कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति क्या चल रही है वो पता चलेगा। स्पेशली यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना डिसीजन बना पाएंगे इन सब चीज़ों को देखकर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, जैसे आप ये देख पा रहे हो कि ये फरवरी के महीने का जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली जो ये इंडेक्स है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला है। एक आता है सर्विस सेक्टर वाला कि सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है कल रिलीज हो जाए। अब एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये इंडेक्स रिलीज होता है तो इस इंडेक्स में 0 से 100 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है, और इसमें क्या देखा जाता है कि मान लो अगर 50 से ऊपर का स्कोर है, यानी कि उस दौरान यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़ी थी, एक्सपेंशन हुआ है उसमें। 50 से कम है तो यहाँ पर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी इंडस्ट्रीज ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाई हैं, और केवल 50 है यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस महीने यानी कि जो हमारा पिछला वाला महीना है फरवरी का महीना, तो फरवरी के महीने में जो ये हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसका जो स्कोर है वो है 56.9, जो कि यहाँ पर ज़्यादा है। बताया जा रहा है पिछले 5 महीनों में भी एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर यह मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिली, तो फरवरी के महीने में हमारे जो हालात हैं स्पेशली इकॉनमी के वो थोड़े से सुधरे हुए हैं। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा एक बात और, ये जो इंडेक्स है ये महीने की शुरुआत में एकदम से रिलीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये महीने की शुरुआत ही तो है, 2 मार्च ही तो है आज, तो पिछले महीने का डेटा हमारे पास में आ गया। अब एक और क्वेश्चन आएगा, इस इंडेक्स को तैयार कौन करता है? इसको तैयार कंपाइल करने का काम है IHS मार्केट का। ये 40 से ज़्यादा दुनिया भर की कंट्रीज़ के लिए इस प्रकार का डेटा तैयार करता है। अब IHS मार्केट क्या है? IHS मार्केट दोस्तों दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स के मामले में, और IHS मार्केट हमारा S&P ग्लोबल का ही एक हिस्सा है, ध्यान रखना। सर ये S&P क्या है? यह है स्टैंडर्ड एंड पुअर, तो S&P का ये हिस्सा है। अब S&P के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, अभी के लिए रुक जाओ। अभी पहले ये जानो कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। फिर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को बताता है। इसने यही तो बताया भैया पिछले महीने मैन्युफैक्चरिंग ग्रो की, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो हुई थी, इकोनॉमी थोड़ी इंक्रीज हुई है, इकोनॉमिक हेल्थ को यहाँ पर इंडिकेट करता है।
ठीक है, तो यानी कि अगर इस इंडेक्स का स्कोर हाई है तो मतलब हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, उसमें पॉजिटिवनेस है। अगर वो यहाँ पर उसका स्कोर कम है तो उसमें हम नेगेटिव चीज़ देख पा रहे हैं, इकॉनमी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि IHS मार्केट जो है किसका हिस्सा है, S&P का। तो S&P के बारे में बेसिक डेटा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यूपीएससी ने 2008 में S&P को लेकर एक बार सवाल पूछ लिया। तो S&P 500 या फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 के नाम से जानते हैं, ये एक अमेरिकन स्टॉक इंडेक्स है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यही था कि व्हाट डज S&P 500 रिलेट टू, क्या है S&P 500। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक इंडेक्स ऑफ इट्स स्टॉक है बड़ी बड़ी कंपनीज का। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अगला एक और रेलिवेंट आर्टिकल, ये भी दोस्तों जिस पेज पर हमारा ये वाला टॉपिक था अभी PVTG वाला, उसी पेज पर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का टॉपिक आज के ही अखबार में प्रेजेंट है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर मैं आपको सारा डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बात यह है कि इंडिया जो है एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को सेटअप करने वाला है। ये अलायंस क्या है, कैसे काम करेगा, क्या कॉम्पोजिशन रहेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हुआ ये कि ये जो अलायंस, ये जो पूरा संगठन बन रहा है, इसका हेडक्वार्टर भारत में रहेगा। दुनिया भर की कंट्रीज यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, सर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, बिग कैट, बिग कैट क्या? बिग कैट में दोस्तों अलग अलग स्पीशीज आती हैं, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सब बिल्ली की तो प्रजातियां, लेकिन इनको बिग कैट के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी आएंगे इसके ऊपर। हुआ क्या कि जो हमारा यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये प्लानिंग की है कि हम क्या करेंगे, जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पूरा संगठन बना रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह बनाएंगे, जिसमें कई सारी कंट्रीज आज इसका हिस्सा हैं, और ऐसा संगठन बनाकर इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में रखेंगे, और इंडिया यहाँ पर इसमें एक लीडरशिप का रोल प्ले करेगा। और भारत के अंदर हेडक्वार्टर इसलिए रखेंगे क्योंकि दोस्तों इस अलायंस की शुरुआत भारत कर रहा है। ऑलरेडी इंडिया ने 150 करोड़ रुपए डाल दिए हैं आगे 5 साल के लिए, कि ये पैसा इसमें इकट्ठा होगा, पूरा फंड हम लोग बनाएंगे, और इसमें जो कंट्रीज ऐड होती चलेंगी वो भी यहाँ पर इसमें फंड जमा करेंगी। अब सवाल यह है कि कौन सी कंट्रीज की हम ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो यह है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। इसमें उसी देश को ऐड किया जाएगा जिन जिन देशों में ये बिग कैट की स्पीशीज पाई जाती हैं। अब ये बिग कैट की स्पीशीज में क्या क्या हो सकता है? हमारे टाइगर हो गए, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, है ना, ये सारी की सारी जो स्पीशीज हैं ये हमारी बिग कैट वाली स्पीशीज होती हैं। अब ये सारी स्पीशीज जिस भी देश में पाई जा रही है, वो देश चाहे तो IBCA को ज्वाइन कर सकता है। कहोगे कितने देशों में पाई जाती हैं? तो दोस्तों बिग कैट की स्पीशीज ऑलरेडी हमारे दुनिया में 90 देशों के अंदर में पाई जाती हैं, और 90 देशों में से, ध्यान से सुनना इस बात को, 90 देशों में से 16 देश यानी जो 16 कंट्रीज हैं, इन्होंने ऑलरेडी इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को साइन कर लिया है। तो 16 देश हमारे साथ में आ चुके हैं इस फंड में जुड़ने के लिए, जो भी साथ में मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। काफ़ी सारे डिस्कशंस हुआ करेंगे इसके हेडक्वार्टर्स के अंदर में, और सब मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि भाई किस तरीके से हमें इन बिग कैट्स की स्पीशीज़ को बचानी है। क्योंकि हर जगह अगर हम देखें तो ये बिग कैट की स्पीशीज़ कम हो रही हैं। दोस्तों ऐसे देश 90 नहीं है, ऐसे 96 कंट्रीज़ है जहाँ पर ऐसे बिग कैट्स पाई जाती हैं। इनमें से 16 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर रखा है अभी। ठीक है, अब इनकी स्पीशीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमारे एनवायरमेंट के लिए ज़रूरी है ना, जो हमारा फूड चेन है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशली जो हर्बीवोर एनिमल हैं, जो पेड़ पौधे खाने का काम कर रहे हैं, अगर ये वाले प्रीडेटर नहीं होंगे, बिग कैट की स्पीशीज़ नहीं होंगी, तो पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ेगी, वो पेड़ पौधे ख़त्म कर देंगे। तो उसकी पूरी एक चेन को मेंटेन करने के लिए इनकी पॉपुलेशन हमारे लिए ज़रूरी है। उसको मेंटेन, उसको स्टेबल, इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए इस प्रकार से पूरा ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को तैयार किया गया। अब मैं इसी अलायंस के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, प्रीलिम्स वगैरह में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ताकि आप उसको वहाँ पे आराम से सॉल्व कर पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, ये अलायंस जो इनिशिएटिव है इसको किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अप्रैल 2023 में, यानी पिछले साल इसको लॉन्च कर दिया था। कहाँ पर? मैसूरू के अंदर में। और उस समय पर हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी को ही मना रहे थे, जिस बेसिस पर यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया। ठीक है, बिग कैट्स क्या होती हैं ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मेंबरशिप की बात करूंगा तो 96 से 97 कंट्रीज़ के अंदर में ये स्पीशीज़ पाए जाते हैं, जिसमें से ऑलरेडी 16 देशों ने इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है।
ठीक है। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब है ये अलायंस काम कैसे करेगा, इसमें सारे देश आ जाएंगे, संगठन बना लिया, काम कैसे करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी एक जनरल असेंबली हुआ करेगी। जो असेंबली होगी इसमें सभी मेंबर कंट्रीज होंगी जो कि इस अलायंस को साइन करेंगी, इसका हिस्सा बनेंगी। और आज के समय पर अगर आप देखोगे तो जब पूरा ये असेंबली तैयार होगा इसमें एक काउंसिल भी होगा, और जो काउंसिल होगा उसमें एटलीस्ट 7 जने होंगे, एटलीस्ट 7 मेंबर्स होंगे, कम से कम 7 मेंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये सब इलेक्ट करे जाएंगे यहाँ पर जनरल असेंबली के थ्रू, यानी कि जो पूरी असेंबली है जिसमें सभी देश हैं वो सब मिलकर एक काउंसिल बनाएंगे। उस काउंसिल में 15 मेंबर होंगे और 15 मेंबर यही सारी कंट्रीज मिलकर डिसाइड करेंगी कौन कौन होगा। 5 साल के लिए 15 मेंबर होंगे। इनका सेक्रेटेरिएट, इनका प्रॉपर हेडक्वार्टर होगा, वो भी इंडिया के अंदर में। ये सारे के सारे मिलकर रिकमेंडेशन करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना, कि भाई किस तरीके से हमें इन कैट की स्पीशीज़ को सर्वाइव करना है, बचाना है। फंडिंग की बात करेंगे तो ऑलरेडी भारत सरकार ने इसकी फंडिंग शुरू कर दी है। सबसे पहली फंडिंग हमने ही दी है। 2023-24 से लेकर 2028 तक यह पैसा खर्च जाएगा, 150 करोड़ रुपया। ठीक है, तो 150 करोड़ रुपया दोस्तों आने वाले 5 साल के लिए फंडिंग इंडिया ने प्रोवाइड करवा दी है। बाकी आप धीरे धीरे करके जो कंट्रीज़ हैं वो भी इन फंडिंग्स को ऐड करती हुई चलेंगी। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। उसके बाद में एक और रेलिवेंट टॉपिक पर, आज के ही अखबार में ये टॉपिक दोस्तों प्रेजेंट है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात क्या है? बात यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम की एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस बॉडी ने पूरी एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में ये बताया कि पूरी दुनिया में जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, पूरी दुनिया में जो एनर्जी तैयार की जा रही है, उससे संबंधित जो कार्बन एमिशन है, जो पोल्यूशन है, वो अपने बिल्कुल उच्च स्तर पर रहा 2023 में। क्योंकि 2023 पूरे साल का रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया कि भाई एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं भाई पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए, जो टेम्परेचर है इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्या आप तापमान को कंट्रोल करने के बजाय उल्टा ही कर रहे हो? हम यहाँ पे सोच रहे हैं कार्बन एमिशंस कम से कम हो, लेकिन 2023 में अब तक का सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ है, सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जलाया गया, सबसे ज़्यादा कोयला जलाया गया। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पोल्यूशंस पैदा हुए। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमारे टारगेट्स रखे गए हैं वो टारगेट्स कभी अचीव नहीं हो पाएंगे अगर स्थिति इस प्रकार से चलती चली गई तो। ये बात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी साइट से मेंशन की है। अब इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा किस देश का, ज़रा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो, स्टीप कट्स इन CO2 एमिशंस, यानी कि जो हमारे कार्बन एमिशंस है, जो ये पोल्यूशन है, इसके अंदर एक कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले सालों में। अगर हमें इस तरीके के टेम्परेचर को रोकना है तो केवल ये जो क्लाइमेट चेंज वाली बात है ना, केवल किताबी बात है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की बात है, लेकिन जब बात आती है रोकने की तो कोई कंट्री इसके रोकने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। अब ये वाला डेटा स्पेशल है, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। ये डेटा आप इंटरव्यू में भी यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये आप डेटा बता सकते हो। ठीक है, तो क्या है ये डेटा, मैं आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। हुआ ये कि कार्बन एमिशंस इंक्रीज़ हुए, पोल्यूशन हमारे दुनिया में इंक्रीज़ हुआ 2023 में, लेकिन जो ग्लोबल एमिशंस थे, दुनिया में जो पोल्यूशन है, कितना बढ़ा? तो इस रिपोर्ट ने बताया 410 मिलियन से 410 मिलियन टन्स जो है ये पोल्यूशन इंक्रीज हुआ 2023 में। अब इतना प्रदूषण बेसिकली बढ़ा है तो टोटल पोल्यूशन कितना हुआ? तो टोटल पोल्यूशन हो चुका है 37.4 बिलियन टन्स के आसपास। 37.4 बिलियन टन्स कार्बन एमिशंस हमको देखने को मिला है। ये बेसिकली यहाँ पर इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एनालिसिस ने समझाया। तो हालात गंभीर हैं बट सोल्यूशन नहीं है। अब बताया ये कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चाइना का है। भाई चाइना की इकॉनमी हाल ही में जब रीओपन होती है तो चाइना की इकॉनमी की रीओपनिंग की वजह से फॉसिल फ्यूल्स इन्होंने बहुत ज़्यादा जला है, और उन फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि चाइना दुनिया भर के पोल्यूशन में एक मेन कंट्रीब्यूटर बन चुका है। USA मेन कंट्रीब्यूटर बन चुका है, इंडिया भी यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। समझ गए? बात क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये तो हमने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन क्या एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बनेगा? नहीं। जो फैक्चुअल डेटा था वो मैंने खुद यहाँ पर आपको ये बता दिया। अब इस आर्टिकल को साइड में करके देखो, सिलेबस से कुछ चीज़ मैच करो,
तो आपके सामने एक टॉपिक आएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। ये बॉडी क्या है, क्या काम करती है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है, ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन जिसमें कई सारी कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डिसीजंस ये खुद से लेती है बॉडी। ठीक है, इस बॉडी को बनाया गया था 1974 में, स्पेशली फ्रांस के अंदर पेरिस में। इस बॉडी का मेन फोकस है एनर्जी पॉलिसीज़ के ऊपर में, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर में, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर ये फोकस करने की बात करता है। ठीक है, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करने की बात करता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको प्रमोट करने की बात करता है कि भाई आप इसका यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात आती है मिशन की। तो इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेन काम है कि एंश्योर करना रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को। ठीक है, जितने भी इसके सदस्य, इसके हिस्सा हैं, यानी जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पर इसके मेंबर हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो उनको यहाँ पर एंकरेज करना कि भाई आप अपनी जो एनर्जी है उसको क्लीन एनर्जी के तौर पर यूज़ करो। ऐसी जो पोल्यूटेड एनर्जी है वो आप यूज़ ना करो, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। अब बात यह है दोस्तों कि ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ पूछी जा सकती है कि भैया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कई सारी अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है। उन 6 रिपोर्ट्स के नाम यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इन 6 रिपोर्ट्स के बारे में आपने ज़रूर से पता होना चाहिए। 6 क्या, 5 ही रिपोर्ट हैं ये। ठीक है, सॉरी 6 रिपोर्ट हैं, तो इनके बारे में ज़रूर से आपने पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, देन वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, देन वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, देन वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, देन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स और इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मार्केट में रिलीज़ करने का काम करता है। आपसे सवाल बन सकता है, एक रिपोर्ट दे के बताओ भैया ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बने हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ आज के ही अखबार में इकोनॉमी के पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक और आर्टिकल मिलेगा, ये वाला, जहाँ पर बात की गई है जो फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों, जो विदेशी भंडार है इंडिया का, वो बढ़ चुका है। विदेशी भंडार बढ़कर लगभग अभी 2.975 बिलियन डॉलर से बढ़ा है। और आज के समय पर हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 619 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंच चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। किसी भी देश की इकोनॉमी को स्थिर बनाए रखने के लिए, स्टेबल बनाए रखने के लिए उसका फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व उतनी स्थिर इकॉनमी। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी बड़ा है। ठीक है, तो हाल ही में जो रिपोर्टिंग वीक उन्होंने इन सब चीज़ों को पब्लिश किया कि ओवरऑल जो रिजर्व्स अगर आप देखोगे वो थोड़े से ड्रॉप्ड थे, बट सिचुएशन यहाँ पर अगर आप देख पाओगे फॉरेक्स रिजर्व की, तो उसमें एक जंप हमने देखा है। अब क्वेश्चन यह है कि सर इसमें तो कुछ पढ़ने के लिए बनेगा नहीं, बस खाली ये हमें हेडलाइन ही ध्यान रखनी होगी। नहीं, हेडलाइन के अलावा भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब वो क्वेश्चन एक यूपीएससी पूछ चुका है, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहली चीज़, अब कई सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पढ़ के छोड़ देंगे कि हाँ भैया फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है, छोड़ो, क्या करना है इसमें, कुछ है काम का। अब ये नहीं पता कि जो फॉरेक्स रिजर्व है ये अपने आप में एक बहुत ही वेस्ट टर्मिनोलॉजी है। विदेशी भंडार की जब बात करते हैं तो दोस्तों किसी देश के पास में ये फॉरेक्स रिजर्व होना ज़रूरी है। अब इस फॉरेक्स रिजर्व के अंदर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। पहली चीज़ फॉरेन करेंसी एसेट। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो भारत के पास में क्या क्या होना चाहिए। पहला फॉरेन करेंसी एसेट, डॉलर्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी एसेट के बाद जो सेकंड चीज़ है गोल्ड, यानी भरपूर मात्रा में सोना होना चाहिए। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये होने चाहिए। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक प्रॉपर पोजीशन हमारी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों, ध्यान रखना। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, नंबर 3 स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड नंबर 4 इज रिजर्व पोजीशन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अगर ये 4 चीज़ें हमारे देश की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी इकॉनमी बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब कितनी कितनी चीज़ों में और कहाँ कहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, ज़रा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो ये पूरा फॉरेक्स रिजर्व है, जैसे मैंने बोला 2.97 बिलियन डॉलर से बढ़ा, और ये बढ़कर सारा का सारा हो गया 619.072 बिलियन डॉलर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो इतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंचा था, ये फरवरी के इस
एंड वाले सप्ताह में हमने देखा, ये खुद स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला। अब बात यह है कि जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, इसमें आपने सर बताया 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड आईएमएफ के अंदर में रिजर्व पोजीशन। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स हमारा कितना ग्रो किया? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फरवरी का जो एंडिंग वीक था उसमें बताया जा रहा है जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट था वो इंक्रीज हुआ है कितना? वो यहाँ पर $2.405 बिलियन इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व इतना बड़ा, लेकिन इसमें से जो करेंसी है वो इतनी बड़ी, जिससे करेंसी हमारे पास में विदेशी जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो इंडिया के पास में टोटल $548.188 बिलियन हो चुकी है। ये किसके पास में होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में होता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सारे के सारे इन फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करने का काम करता है। तो बात हो गई हमारी किसकी? फॉरेन करेंसी एसेट की। फिर गोल्ड रिजर्व्स की बात करेंगे तो गोल्ड में 472 मिलियंस की बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ पर बात हो रही है मिलियन की, ठीक है। तो गोल्ड रिजर्व बढ़कर कितना हो चुका है? $47.848 बिलियन का यहाँ पर गोल्ड है। फिर बात है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की, तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुए हैं $89 बिलियन से, तो अभी बढ़कर ये 18.197 बिलियन हो चुके हैं। इंडिया की जो रिजर्व पोजीशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ये जो पोजीशन है इसमें भी बढ़ोतरी हुई है $9 मिलियन से, तो ये पोजीशन बढ़कर हमारी $4.83 बिलियन के आसपास हो चुकी है, ठीक है। इस पूरे रिपोर्टिंग वीक में जो हम लोग अभी इस वीक की बात कर रहे हैं, जो 23 फरवरी को यहाँ पर खत्म हुआ, उस वाले वीक की बात हो रही है। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों, ये ऑल टाइम बहुत बड़े लेवल पर हिट हुआ अक्टूबर 2021 में, क्योंकि अक्टूबर 2021 की स्थिति देखोगे तो जैसे अभी यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $619 बिलियन पहुंचा था, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास में जो इकट्ठा हुआ था वो हुआ था 2021 में। कितना? $645 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हो चुका था। ये 4 कंपोनेंट्स आते हैं फॉरेक्स रिजर्व में, आपको बता ही चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगी सर, मतलब पक गए 60 किलो पड़ गए, पक गए या नहीं पक गए ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी 2013 में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। क्वेश्चन यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट जी होता है, गोल्ड होल्डिंग्स हाँ बिल्कुल होता है, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये भी होता है। तो सेकंड वाला सही है, जबकि दूसरों को देखोगे तो दूसरे गलत हैं। पहला जैसे अगर आप देखोगे तो फॉरेन करेंसी एसेट ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग ठीक है, लेकिन क्या लोन्स इसमें होते हैं? नहीं। तीसरा, फॉरेन करेंसी एसेट ठीक है, लोन नहीं, फिर से लोन की बात आ गई, इसमें भी लोन की बात आ गई, तो ये वैसे ही गलत है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर एक बढ़िया से क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, तो आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर 2nd या 3rd पेज पर एक और आर्टिकल मेंशन्ड है जहां पर बात हो रही है अनरिस्ट्रेन्ड पोचिंग के बारे में। तो दोस्तों ओडिशा के अंदर में, ओडिशा राज्य में जो लेपर्ड्स हैं, लेपर्ड की संख्या तेजी से कम हुई। अब क्यों? क्योंकि लेपर्ड्स को मार दिया गया, इलीगल तरीके से यहाँ पर उनकी हंटिंग की गई है, शिकार किया गया है। क्यों? उनके व्यापार के लिए। अगर आप देखोगे तो साल 2018 से अभी तक लगभग 116 जो लेपर्ड की स्किन्स हैं, लेपर्ड का जो यहाँ पर पूरी इसकी खाल है ऊपर की, वो जब्त की गई है, क्योंकि उसका व्यापार हो रहा था इलीगल तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ अगर आप लेपर्ड्स के बारे में जानोगे तो उनकी पॉपुलेशन थोड़े से खतरे में भी आपको नजर आएगी। हालांकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि लेपर्ड की पॉपुलेशन इंप्रूव हुई है, बढ़ी है, लेकिन जिस लेवल पर बढ़नी चाहिए थी उस लेवल पे तो नहीं बढ़ी है ना। और इस तरीके की हरकतों की वजह से पॉपुलेशन और कम होती है। जहां पर इनकी हंटिंग की जा रही है, इनके शरीर के खाल के लिए व्यापार किया जा रहा है और उसी खाल के लिए इनको मार दिया जा रहा है। ओडिशा में बहुत सारे यहाँ पर केसेस निकल कर आए, जिस वजह से डायरेक्टली जो लेपर्ड है वो चर्चाओं में बना हुआ है। अब लेपर्ड का न्यूज़ में बनने के पीछे के कई सारे कारण हैं। कल भी एक कारण था, आज भी एक कारण है, तो आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन जाए आपसे, तो जान लो इसके बारे में। तो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, फटाफट रिवीजन करेंगे, कल हमने पढ़ा ही था। तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथ्रापार्डस। ये जो लेपर्ड है बिग कैट की स्पीशीज में सबसे छोटी स्पीशी होती है। बिग कैट जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड, ये सारी चीज़ें बिग कैट की स्पीशीज है। उसमें से सबसे छोटी स्पीशी लेपर्ड है। नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है,
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कई बार लेपर्ड पूरा ब्लैक कलर का होता है, उसके पीछे का रीज़न होता है कि उनके बॉडी में मेलेनिज्म प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन पूरी ब्लैक होती है। अब पूरी स्किन ब्लैक होती है तो उनको हम लेपर्ड ना बोल के ब्लैक पैंथर बोलते हैं। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारा लेपर्ड है, स्पेशली इंडियन लेपर्ड, इंडिया में भी पाया जाता है, बाकी साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में भी लेपर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर भारत के अंदर लेपर्ड की पॉपुलेशन क्या, इसका स्टेटस क्या है, तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018, उस रिपोर्ट को रिलीज़ होने के बाद में पता चला कि हमारे देश में 2014 से 2018 के बीच में लेपर्ड की पॉपुलेशन 60% से बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा जो आबादी है लेपर्ड्स की वो मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र में आपको नज़र आती है। इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत कम हुई है, रीज़न यह है कि भाई इनको खतरा है इलीगल तरीके से इनका शिकार करने के लिए। कई बार ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें यहाँ पर लेपर्ड को मार दिया जाता है। बाकी इनका जो एनवायरनमेंट है वो बर्बाद किया जा रहा है। ये तो सभी एनिमल्स के केसेस में आपको नज़र आएगा, उनका एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होने की वजह से भी यहाँ पर उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। फिर बात आती है यहाँ पर कंजर्वेशन स्टेटस की। तो ये जो लेपर्ड्स हैं इनको किन तरह से हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जब बात आती है प्रोटेक्शन की तो दोस्तों IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में कवर करने का मतलब है हाई प्रोटेक्शन दे रखी है, पॉपुलेशन इसकी कम हो रही है। फिर साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, यानी इसका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, उस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी कि यहाँ पर आप इसका हंटिंग, इसका शिकार नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टीज है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका जो शिकार है वो लगातार हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो सिचुएशन है थोड़ी सी कंसर्निंग बन चुकी है। तो जैसे मैंने बोला था ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में हर एक जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए आता है उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के द हिंदू के अखबार में इकोनॉमी के पेज पर दोस्तों एक और आर्टिकल मेंशन्ड है। इकोनॉमी के फ्रंट पेज पर भी है। आज का फ्रंट पेज देखोगे तो वहाँ पर GST कलेक्शंस के बारे में बात हुई है। तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, फरवरी का महीना खत्म हुआ है, तो फरवरी से संबंधित कई सारा डेटा अभी चर्चाओं में लगातार बना रहेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है GST जो कलेक्शंस हैं वो फरवरी के महीने में 12.54% से यहाँ पर इंक्रीज हुए। तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहा है दोस्तों। ये यहाँ पर उस आर्टिकल की कटिंग है कि इंडिया का जो पूरा गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स है, GST, जो सरकारी टैक्स यहाँ पर जो सरकार मतलब एज अ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा रहा। फरवरी के महीने में जो हमारी GST है देश की वो 1.68 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो हमारे लिए एक बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर नज़र आती है। पिछले 3 महीनों में इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं हो पाई है, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो इस बार 2023-24 के अंदर में लगभग अभी तक जो कलेक्शन है GST का वो 18.4 लाख करोड़ का हो चुका है। अभी मार्च का महीना बाकी है, यानी जिस महीने में भी हम चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो 2023-24 की जब बात अपन कर रहे हैं तो यानी कि वो शुरू हुआ था पिछले साल 1 अप्रैल को, ख़त्म होगा इस बार 31 मार्च को। तो 31 मार्च में कितना पूरा GST हमारा जनरेट होता है वो टोटल होगा। तो उसके बाद जाकर हमारा पूरे ईयर का डेटा निकल कर आएगा कि हाँ भैया इस साल में इतना डेटा जनरेट हुआ। तो अभी GST अभी तक का सबसे देख पाओगे तो सबसे हाईएस्ट चल रहा है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट चल रहा है। सेकंड हाईएस्ट जो हमने GST जनरेट हुआ था वो जुलाई 2017 में हुआ था, ठीक है, जो जुलाई 2017 में GST लॉन्च हुआ था बेसिकली। उसके बाद से बेसिकली जो सेकंड हाईएस्ट हुआ था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है अभी तक का यहाँ पर कुछ हाईएस्ट नंबर पर हम जा रहे हैं, थर्ड हाईएस्ट अपटिक पर यहाँ पे जा रहे हैं। अभी आने वाले समय पर कुछ और क्लियर डेटाज हमारे पास में आएंगे तो उसमें यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो GST वो किस लेवल पर जा रही है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है ना कि क्या हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों? कभी भी ध्यान नहीं रखना है, कभी भी यहाँ पर ये परसेंटेजेस आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं, कभी नहीं पूछा जाता है भैया, क्योंकि हर महीने GST कलेक्शन होता है, हर महीने ये डेटा हमारे सामने आता है GST कितना बढ़ा कितना घटा। इस बार क्या सिनेरियो रहा वो मैंने आपको बताया। इस बार GST का जो रेवेन्यू है जो सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है वो 12 स्टेट्स में हुआ है। वो 12 स्टेट्स में से कुछ स्टेट के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस बार जहाँ का रेवेन्यू कम हुआ है वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार, झारखंड, इनका GST का रेवेन्यू अब की बार बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो एग्जामिनेशन के लिए बस खाली यहाँ पर ये डेटा है जो आपने पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ GST के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आप कई बार पढ़ चुके होंगे। क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना? तो दोस्तों आपको पता ही है भैया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है
जिसको आप सीधा डायरेक्टली सरकार को नहीं पे कर रहे हो। आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें यहाँ पर जो उसका दाम है उसमें यहाँ पर वो टैक्स इंक्लूडेड है। 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर टैक्स लागू हुआ था। 101वां जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान के अंदर में, उसके तहत दोस्तों जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी से पहले कई सारे प्रकार के अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, तो उन सबको ख़त्म करके जीएसटी बनाया गया। और जीएसटी के अलग अलग प्रकार हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको एसजीएसटी बोलते हैं, फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको सीजीएसटी बोलते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको आईजीएसटी बोलते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर डेटा हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, आज का जो सेशन है वो छोटा रहेगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी। दूसरी बात दोस्तों, आज हमने कहीं से दूसरे सोर्स नहीं लिए थे। तीसरी बात, आज सैटरडे है और सैटरडे में एडिटोरियल वैसे भी कम आते हैं और जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। और उसमें एक काम का एडिटोरियल था जीनोम वाला, वो मैंने डिस्कस नहीं किया हूँ। कहोगे क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि वो हमने कल ही कवर किया हुआ है। तो जीनोम को लेकर मैंने पूरा एक डिटेल से आर्टिकल कवर किया था। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, डीएनए आरएनए समझाया हुआ है। तो आप कल वाला वीडियो भी ओपन करोगे तो आपको वहाँ भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आता है प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ, एनआईएफ एक ऑटोनॉमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।